यस, सो हाउ टू गेट rid ऑफ होम लोन इन 7 years। जरा चैट बॉक्स में डालिए आपका जो होम लोन है या फिर जो भी लोन है आपके ऊपर, कितने इंटरेस्ट से है और कौन से बैंक से है। आपको 6 आइडियाज मिलेंगे डेट फ्री लाइफ जीने के, और कैसे आपके डेट में से आप बाहर निकल सकते हो उसका कैलकुलेटर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सो 3 चीजें आप सीखेंगे। पहले तो सबसे पहले 3 मिथ्स अबाउट बाइंग अ हाउस। हमारी लाइफ में घर हम लेते हैं लोन पे, वही बड़ा सबसे बड़ा लोन बर्डन होता है। तो उसके बारे में 3 मिथ सीखेंगे, 6 टिप्स सीखेंगे डेट फ्री लाइफ, और 5 सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग रीड ऑफ होम लोन अर्ली। ये 3 चीजों के ऊपर आज का वेबिनार फोकस्ड है। और इसमें मैं ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बात करूंगा बहुत ज्यादा, जो शायद नॉर्मल सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो। सो जो अगर आपने मुझे कमिट किया है टाइम नेक्स्ट 1 आवर का, सो आप मेरी बातें सुन के लोगे। अगर जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखिए, एंड ऑफ द सेशन में एड्रेस करूंगा। मेरा ये पोर्टफोलियो है शेयर्स का। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। 130% अभी मार्केट ऊपर चला है, तो अराउंड 145% के रिटर्न्स हो गए हैं। ये म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य पालो, मैं एमफिल सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और 410 प्लस क्लाइंट्स है करंटली मेरे म्यूचुअल फंड्स के। अप्रैल 2017 से प्रोफेशनली ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ, और 7.5 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। सो हैप्पी रिच का मतलब क्या है वो बताने से पहले थोड़ा सा मेरा स्टोरी मैं बताता हूँ। 2002 में मैं इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में था, और वो टाइम पे मुझे बुक्स, मैं अवीड रीडर हूँ, सो बुक्स पढ़ने का मतलब मुझे आदत था। तो रिच डैड पुअर डैड नाम की मैंने बुक पढ़ी थी, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक बाइबल है आपको अगर फाइनेंशियली अच्छा करना है तो। वो बुक पढ़ के मैं काफी इंस्पायर हो गया, और कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट किया। 3 अलग अलग बिजनेसेस किए लाइफ में अभी तक मैंने। तीनों में फेलियर आया, सक्सेस भी आया ऑफ कोर्स, और फेलियर भी आया। लास्ट अराउंड 2002 से 2017, ये ऑलमोस्ट 15 इयर्स का पीरियड में सिर्फ बैंक के कर्जे रिपे कर रहा था। 3 बिजनेसेस करने के बावजूद मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थी, प्लस मेरे पास सेविंग्स कुछ भी नहीं थी, और बहुत ज्यादा कर्जा था जो कि रिपे हो गया। करेंटली मेरे ऊपर 0 रुपीज का कर्जा है, और काफी अच्छी अर्निंग है। सो ये मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आपको हैप्पी रिच बनने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। हैप्पी रिच का मतलब क्या है? जैसे ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए एनवायरमेंट में, तो हमें सफोकेशन होना चालू होता है। एग्जैक्टली पैसे का मूल्य भी आपके लाइफ में वैसे ही है। अगर आपके लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन्स जो भी होते हैं, जैसे 5 इयर्स डाउन द लाइन कार लेनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन बंगलो खरीदना है, आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, अगर ये सब गोल्स के लिए आपके पास इनफ पैसे एट दैट मोमेंट नहीं हो, तो आपका लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा, फाइनेंशियली सफोकेट होगे। सो आपको स्ट्राइव करना चाहिए फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव करने के लिए, और लाइफ हैप्पी रिच बनाने के लिए, ना कि रिच बनाने के लिए। सो हैप्पी रिच बनने के 4 स्टेप्स है, जिसमें से पहले स्टेप के ऊपर आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स आने वाले वीक्स में आपको अपडेट आते जाएगा, सो आप अटेंड कर सकते हो। बिकम डेट फ्री। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपके ऊपर कोई भी टाइप का कर्जा है, तो आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा ब्रेन पावर रिवॉल्व करेगा ये कर्जे में से बाहर कैसे आना है, नेक्स्ट महीने का ईएमआई कैसे भरना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब स्विच करने की जो भी डिसीजन लोगे, सबसे पहला पॉइंट माइंड में आया कि मेरे ऊपर कर्जा है, सो यहाँ पे मुझे रेगुलर सैलरी मिलेगा कि नहीं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, ये सब। सो आपका लाइफ पूरा रिवॉल्व करेगा कर्जे के ऊपर। आप लाइफ की पूरी मजा निकल जाएगी अगर आपके ऊपर कर्जा है। सो मैं बोलता हूँ कि पहला स्टेप है कर्जा मुक्त होना। व्हाई यू शुड बिकम डेट फ्री, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? So if you have a debt on your a debt burden on yourself, फाइनेंशियल वनरेबिलिटी आपका बढ़ेगा ये वूका वर्ल्ड में। वूका का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। वूका का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में डालिए। वूका का फुल फॉर्म अगर आपको पता ही, वोलेटिलिटी, यस करेक्ट।
वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हम रहते हैं। फरवरी 2020 में अगर कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में था या फिर ट्रैवल टूरिज्म में था या फिर बिजनेस कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि उनके फाइनेंशियल लाइफ में इतना बड़ा खड्डा पड़ने वाला है, इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा चीज कभी हुआ ही नहीं है। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसा बड़ा क्राइसिस वर्ल्ड में हुआ ही नहीं था। सो इतना वोलाटाइल चीजें हुई है। फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसे हमें लगा कि अभी नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें। सेकेंड लॉकडाउन हो गया, सेकेंड वेव आ गया। सो आप नहीं बोल सकते आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सो अगर आप 20 ईयर्स का कमिटमेंट दे रहे हो किसी को कि मैं 20 ईयर्स हर महीना आपको पैसा रिपे करने वाला हूँ, सो आप फाइनेंशियली ट्रबल में हो, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया ये वुका वर्ल्ड है। 20, 30, 40 ईयर्स बैक जनरली हार्ट अटैक आने का नॉर्मल एज कितना था? 60, 65। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर रेयरली किसी को होते थे। कैंसर तो रेयरली ऐसे सुना जाता था। लेकिन आज ये सब नॉर्मल हो गया है क्योंकि स्ट्रेस, मैं मेडिकल साइंस नहीं जानता हूँ इतना, लेकिन स्ट्रेस ये रीजन होता है, ऐसा जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का। सो स्ट्रेस क्यों आ रहा है आज के टाइम पे? स्ट्रेस है कर्जे के वजह से। आप अंडरलाइनिंग कॉज देखो उसका, कर्जे के वजह से स्ट्रेस है, जिसके वजह से हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, हमारा फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है। मोटिवेशन टू वर्क क्या है? नेक्स्ट मंथ के बिल्स पे करना, ये मोटिवेशन टू वर्क है। रादर देन ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए काम करने के लिए। सो ये 4 रीजंस है जिसके वजह से मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा आप डेट फ्री होने चाहिए और डेट फ्री रहने चाहिए। सो डायरेक्टली आज के टॉपिक पे आते हैं। वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करोगे, और ऐसी चीजें मैं शायद आपसे बात करूं जो आपको फर्स्ट आप सुनोगे तो आपको अच्छा नहीं लगे या फिर सोशली एक्सेप्टेड नहीं हो, लेकिन आपने मुझे कमिट किया है तो आप मेरी पूरी बात सुन के लोगे। सो 3 मिथ्स अबाउट बाइंग अ हाउस। सबसे पहला मिथ, योर हाउस इज एन एसेट। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि जो घर में आप रहते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो आपका असेट है? चैट बॉक्स में डालिए असेट। जो घर में आप रहते हो वो आपका असेट है, ऐसा आपको लगता है तो चैट बॉक्स में डालिए असेट। अगर आपको लगता है लायबिलिटी है, नहीं मेरा घर ये मेरी लायबिलिटी है, चैट बॉक्स में डालिए लायबिलिटी। आप जो घर में रहते हो वो आपका असेट है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए असेट। रिक्वेस्ट करूंगा फीडबैक दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं समझेगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ आप तक पहुंच पा रही कि नहीं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन वेबिनार में देख नहीं सकते। सो रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, जहां पे आप रहते हो, वो आपका असेट है? सो माधव जी ने कहा है लायबिलिटी, समीरा जी ने कहा है असेट, एंड्रॉइड ब्लूरॉइड ऐसा का नाम किसी का है, आप नाम डालोगे तो मैं नाम से कर सकता हूँ। लायबिलिटी, करण जी ने कहा है असेट, स्वाति जी ने कहा है लायबिलिटी। सो मेरी बात एकदम ध्यान से आप सुनिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फाइनेंशियली अच्छा करना है लाइफ में, तो अगर जो भी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है, असेट लायबिलिटी का डेफिनेशन फिलहाल भूल जाइए, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फील्ड की। सो असेट मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से मेरे पॉकेट में हर महीना पैसा अंदर आ रहा है, उसे हम कहेंगे असेट। लायबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खरीदने की वजह से मेरे पॉकेट में से हर महीना पैसा बाहर निकल रहा है, उसे कहेंगे हम लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 BHK खरीद लिया या 2 BHK खरीद लिया मुंबई में 20 साल के लोन पे। सो मुझे मेरे पॉकेट में से हर महीना इंटरेस्ट का पैसा जा रहा है, हर महीना मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, हर 4-5 साल में मुझे कलर करना पड़ रहा है, हर साल मुझे व्हाट प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ रहा है। सो वो घर खरीदने के वजह से एवरी मंथ मेरे पॉकेट में से पैसा बाहर निकल रहा है। सो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमेशा लायबिलिटी होती है। अगर मान लेते मेरा एक घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ मुंबई में, मैंने पुणे में सेकंड होम खरीद लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और वहां पे किसी को रेंट पे बंदे के लिए रख दिया, वहां से मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, तो एवरी मंथ वो प्रॉपर्टी खरीदने के वजह से मेरे पॉकेट के अंदर पैसा आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी मेरे लिए असेट हो गई।
सो आपको समझना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाई करते हो वो हमेशा आपकी लायबिलिटी होती है, असेट कभी भी नहीं हो सकती। सेकंड चीज, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है इट इज बेटर टू पे ऑफ ईएमआई रादर देन पेइंग रेंट? रेंट भरने से अच्छा होता है लोन पे घर ले लो, कर्जे का ईएमआई भरो, शायद भी 15-20 साल बाद वो घर आपके नाम पे तो हो जाता है। सो आप में से कितने लोगों को लगता है ईएमआई इज बेटर? चैट बॉक्स में डालेंगे ईएमआई। जिनको लगता है रेंट इज बेटर, चैट बॉक्स में डालेंगे रेंट। रेंट, रेंट, ईएमआई। ओके। सो मैं आज के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगे हमेशा लॉजिक के ऊपर लेना। कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन किसी ने कहा है, दादा ने, मामा ने, चाचा ने, फ्रेंड ने, इसलिए नहीं लोगे। सो लॉजिक आता है, नंबर्स एनालाइज करोगे। सो मैं आपको एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कैलकुलेटर दिखाता हूँ जिसमें आपको एग्जैक्टली समझेगा। वन सेक, वो कैलकुलेटर जरा शेयर करता हूँ आपके साथ। ये कैलकुलेटर में एग्जैक्टली आपको समझेगा कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वो आपको बाय कर लेनी चाहिए कि वहां पर रेंट पे रहना चाहिए। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए, प्रॉपरली आपको दिख रहा है कि नहीं एक्सेल शीट। दिस हेल्प इन टैक्स सेविंग। यस विप्लव जी, आपको ये कैलकुलेटर से प्रॉपरली समझ में आएगा। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते। आई होप आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर दिख रहा है। चैट बॉक्स में डालिए यस अगर आपको दिख रहा है तो। इसमें डेटा एंटर करता हूँ, हाइपोथेटिकल डेटा है। मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है 1,20,00,000 की है, वो पुणे में है, 2 BHK। मेरे पास पैसा है नहीं, 20% पैसा मुझे मेरे पॉकेट से डालना है। तो आप देख सकते हो 20% मेरा सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो नीचे देखिए 1,20,00,000 का 20% हो जाता है 24 लाख रुपए। बाकी का 96 लाख मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, जिसका मुझे 80,000 का ईएमआई पड़ने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है 8%। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने 8% लिखा है। 20 साल का लोन है, मैं घर मेरे नाम पे ले रहा हूँ। सो प्रॉपर्टी प्राइस भी अप्रिशिएट होगा। कितने परसेंट से होता है? 5% से। मंथली मेंटेनेंस ये घर का है अराउंड 4,000 रुपीज। करंट अगर मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ ये घर में मैं परचेस नहीं करूंगा, रेंट पे रहूंगा, तो रेंट कितना है? समझ लीजिए 40,000 रुपीज। हर साल 10% से इंक्रीज होता है। सो अगर ये घर में मैं रेंट पे रहता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो भी है वहां पे एनालिसिस होगा, और यहाँ पे येलो कलर है वहां पे आपको एक फिगर मिलेगा, उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो रेंट बेटर है कि बाइंग बेटर। सो 40,000 का रेंट है। इफेक्टिव रेंट कितना होगा? 28,000। क्योंकि जो रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सो रेंट जो मैं भरता हूँ 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, तो उसके ऊपर टैक्सेशन का बेनिफिट है मुझे। सो ईयरली रेंट हो गया 3,36,000। 20 साल के पीरियड में मैं टोटल रेंट भरने वाला हूँ 1,92,00,000 रुपीज, क्योंकि 10% से राइज होते जाएगा। ईएमआई पड़ता मुझे अगर मैं घर लेने वाला था तो 80,000, लेकिन फिलहाल तो मैं 40,000 ही भर रहा हूँ। सो जो बचने वाला अमाउंट है वो मैं एसआईपी कर देता हूँ म्यूचुअल फंड में। सो 20 ईयर्स डाउन द लाइन जो एसआईपी अमाउंट होती है एसआईपी कॉर्पस की 1,44,00,000, जो डाउन पेमेंट का 24 लाख आज मेरे पास है वो भी मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसका 20 साल बाद वैल्यू हो जाता है 1,61,00,000। सो मेरी बचत हो रही है टोटल 1,13,00,000 रुपीज की 20 ईयर्स आफ्टर दिस, मतलब आज के बाद 20 साल के बाद। अभी यही घर मैं खरीद लेता हूँ तो 8% का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर मुझे टैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा 30% टैक्स ब्रैकेट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मोटा मोटी 5.65% हो गया। ईएमआई मेरा 80,000 है, लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट है, तो ईएमआई हो गया 66,000। टोटल इंटरेस्ट पीरियड 20 साल के पीरियड में मैं 63 लाख भरूंगा। मेंटेनेंस मुझे भरना पड़ेगा हर साल, वो जो बढ़ते जाएगा 15 लाख रुपीज 20 साल के पीरियड में। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, हालांकि प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1,20,00,000, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, फिर इंटीरियर का खर्चा और बहुत सारे खर्चे पकड़ के 1,75,00,000 में मुझे ये घर पड़ रहा है। 20 साल बाद ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बन जाएगा 3,18,00,000 रुपीज, 5% का इंक्रीज होके।
और 20 साल के बाद अगर ये प्रॉपर्टी मैं बेचता हूँ तो मेरे हाथ में आते हैं 1,42,00,000 रुपीज। सो आप इसके साथ कंपेयर कीजिए। सो नेट सेविंग्स मेरी बाइंग हाउस के ऊपर अच्छी हो रही है। सो अगर ये डेटा मेरे पास है तो ऐसा घर मुझे बाय कर लेना चाहिए रादर देन स्टेइंग ऑन रेंट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं। ये 40,000 के बजाय ये घर का रेंट होता समझ लीजिए 25,000 रुपीज। सो यहाँ पे आप डेटा कैसे चेंज होता है देख लीजिए। रेंट पे रहता हूँ तो 3,17,00,000 की सेविंग होगी 20 साल में, और बाय कर लेता हूँ तो 1,42,00,000 की। सो ये केस में मुझे ये घर पे रेंट पे रहना चाहिए। सो ये कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा कि कौन से प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, कौन से प्रॉपर्टी में आपको रेंट पे रहना चाहिए, इसका एग्जैक्टली अंदाजा आपको ये कैलकुलेटर देगा। सो आप में से कितने लोगों को ये कैलकुलेटर यूजफुल लगा है? चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। ग्रेट ग्रेट, स्वाति जी, लॉयड जी, ग्रेट। मिथ नंबर 3, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है अगर मैं घर लेता हूँ, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, तो उसके प्राइसेस तो हमेशा बढ़ते हैं। सो आप में से कितने लोगों को लगता है रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप? जैसा शेयर मार्केट नीचे आता है वैसे रियल एस्टेट मार्केट नीचे नहीं आता है, रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप। ऐसा आप में से कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, रियल एस्टेट प्राइसेस हमेशा ऊपर नहीं जाते, तो चैट बॉक्स में डालिए 2। वेयर कैन वी गेट दिस कैलकुलेटर? कुलदीपक जी वेट कीजिए, एंड ऑफ द सेशन तक मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेटर आपको कैसे मिलेगा। करण जी ने कहा यस, रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप। माधव जी ने कहा यस। संसंका जी ने कहा यस। आई होप मैंने आपका नाम प्रॉपरली प्रोनाउंस किया। कुलदीप जी ने कहा नो। सुनील जी ने कहा नो। स्वाति जी ने कहा नो। मेरे अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट प्राइसेस हमेशा ऊपर नहीं जाते। यहाँ पे आपको 2 फैक्टर समझने चाहिए। कभी भी आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करते टाइम 2 फैक्टर समझने चाहिए। इस दुनिया के 95% लोगों को ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं। सो आई होप आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे ये 2 कॉन्सेप्ट। आपके फाइनेंशियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको इन जनरल। अंडरस्टैंडिंग द टाइम करेक्शन वर्सेस द प्राइस करेक्शन। एक शेयर मार्केट का एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए आपको। मान लेते हैं आपने HDFC बैंक के शेयर में पैसा डाल दिया, 1,000 रुपए का शेयर है ऐसा मान के चलते हैं। आज डाल दिया और 20 इयर्स डाउन द लाइन, सॉरी 6 महीने में मार्केट नीचे गिर गया, हाइपोथेटिकल 20% नीचे आ गया। सो 1,000 रुपीज का शेयर बन गया 800 रुपए का। सो हम इजीली कह सकते हैं HDFC बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट 6 मंथ्स में 20% का प्राइस करेक्शन आया, 200 रुपए का नुकसान हो गया, 200 रुपए का प्राइस करेक्शन आया। समझने के लिए बहुत इजी है। टाइम करेक्शन समझना बहुत डिफिकल्ट है। टाइम करेक्शन समझने के लिए यस बैंक का मैं एग्जांपल देता हूँ। 348 रुपीज का स्टॉक था 2018 में, आज वो 12 रुपए का है। और बहुत सारे लोगों ने वो नीचे जैसे आ रहा था, लोग खरीदे जा रहे थे ये बोल के कि यस बैंक तो इतना अच्छा है, इतने ब्रांचेस है, इतना बिजनेस है। लेकिन वो नीचे आ रहा है और फाइनली वो अभी लास्ट 1 साल से 12 रुपए पे है। सो आपको समझना पड़ेगा, अगर 2018 में आप HDFC बैंक का शेयर खरीदते तो आज उसका प्राइस ऑलमोस्ट 40% अप है। सो 40% का गेन्स आया है। लेकिन यस बैंक का शेयर आपने खरीदा तो वो नीचे आया, उसमें प्राइस करेक्शन भी हुआ और उसमें टाइम करेक्शन भी हो रहा है। टाइम करेक्शन आपके हाथ में से 3 साल निकल गए क्योंकि आपने यस बैंक के स्टॉक में पैसा डाला। अगर वही पैसा आप HDFC बैंक में डालते 2018 में तो आपके हाथ में 40% के गेन होते। सो यस बैंक में आपको प्राइस करेक्शन भी हुआ है और टाइम करेक्शन भी हुआ है। और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपीस कैश है आज। अगर मैं मार्केट में जाता हूँ 10 लाख में 10 चीजें खरीद सकता हूँ आज हाइपोथेटिकली। वो कैश में काम करता हूँ, मेरे तिजोरी में बंद करके रखता हूँ 10 साल के लिए। 10 साल के बाद 10 लाख के कम हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, 10 लाख की वैल्यू उतनी ही रहेगी। लेकिन 10 साल के बाद वही 10 लाख कैश में अगर मार्केट में लेके जाता हूँ तो क्या आज की वो 10 चीजें खरीद पाऊंगा? तो नहीं खरीद पाऊंगा।
क्योंकि उसमें टाइम करेक्शन आ चुका है। एवरी पासिंग डे टाइम करेक्शन आपके अगेंस्ट काम करता है। सो आपको समझना पड़ेगा 2013 में अगर मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ, आप जो भी सिटी में रहते हो अकॉर्डिंगली आप एग्जाम्पल लगा लीजिए। 1 BHK अगर आपने खरीदा होता तो 1 करोड़ में पड़ता मोटा मोटी इन 2013। आज भी वो फ्लैट का भाव 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ही है। सो 2013 में जो आपके पास 1 करोड़ रुपीस थे, वो अगर आपने एफडी में डाले होते तो वो एफडी आपको 1 करोड़ 50-60 लाख रुपीस का कॉर्पस बन जाता। सो 40 लाख रुपीस का आपका नुकसान हुआ है क्योंकि आपने रियल इस्टेट में डाला है 2013 में। सो लास्ट 8 years was the time correction period in real estate। कभी भी समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 90 लाख 80 लाख में नहीं मिलेगी। रेयरली कभी कोई अटका है तो नहीं मिलेगी ऐसे जनरली। लेकिन रियल इस्टेट में टाइम करेक्शन होता है और आपको समझना पड़ेगा टाइम करेक्शन क्या होता है। सेकेंड चीज, बहुत सारे लोग ऐसा मुझे बोलते हैं, मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी सिटी में भी आपने बहुत सुना रहेगा कि अर्ली एज में फ्लैट ले लेना चाहिए, कर्जे पे लो क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और उसके लिए एग्जांपल देते हैं, इन द ईयर 1990 1 BHK का मुंबई में रेट था 10 लाख रुपीस, और वही 1 BHK का 2021 में है रेट 1.5 करोड़ रुपया। सो 15 टाइम्स के रिटर्न जनरेट हुए हैं। इसमें दो प्रॉब्लम है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम दो है। सबसे पहला प्रॉब्लम, कभी भी आप कोई भी असेट क्लास का रिटर्न्स आप टाइम्स में नहीं निकालोगे, परसेंटेज में निकालोगे। सो अगर मैं परसेंटेज में निकालता हूँ 1990 का 10 लाख और 2021 का 1.5 करोड़, तो करीब 8.5-9% के रिटर्न्स आते हैं। अभी आप 1990 से लेके 2021 आज तक नॉर्मल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एवरेज एफडी रेट बोल रहा हूँ, आज का रेट नहीं बोल रहा, एवरेज एफडी रेट लास्ट 31 ईयर्स का निकाल लीजिए, 8.5% का आएगा। तो 8.5% एफडी के अगेंस्ट मैंने इतना रिस्क क्यों ले लिया रियल इस्टेट का। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये एग्जाम्पल में, अगर एक्चुअल में कोई बंदे ने 1990 में मान लेते 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीद लिया है, सो लास्ट 31 ईयर्स एवरी मंथ वो मेंटेनेंस कॉस्ट भर रहा है। 2021 में 1.5 करोड़ में लिक्विडेट करने के लिए उसने एक ब्रोकरेज भरा हुआ है। आज उसको जो कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड उसको टैक्स भरने वाला पड़ने वाला है। उसके पीछे उसने लीगल कॉस्ट डाली है और बहुत सारे मेंटेनेंस कॉस्ट उसने बेयर की है। सो बेयरली उसके हाथ में 4-5% के रिटर्न्स आए हैं। सो पॉइंट ये है, अगर आप ये सोचते हो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो शायद आपको 4 से 5% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, वो बोलेंगे क्या रियल इस्टेट में फॉर्चून नहीं बनाया जा सकता है। सो मैं बात कर रहा हूँ जनरल लोगों की, जो सोचते हैं कि मैं सेकेंड होम खरीद लूंगा लोन पे और वहां पे रेंट पे किसी बंदे को रख दूंगा, सो वहां मुझे मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी रियल इस्टेट में नहीं होता है। क्या रियल इस्टेट में आप फॉर्चून बना सकते हो? यस, रियल इस्टेट में आप फॉर्चून बना सकते हो, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड या उसके नेक्स्ट वीकेंड बताऊंगा। ये एग्जाम्पल है ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ग्रेट। तो अभी हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, जिसमें 6 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा डेट फ्री लाइफ जीने के लिए। सबसे पहले चीज, डेट फ्री आप छोड़ दीजिए, आपको कोई भी फाइनेंशियल चेंज आपके लाइफ में या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में लाना है, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। आपकी फाइनेंशियल कुंडली बनानी पड़ेगी। फाइनेंशियल कुंडली क्या होती है? मंथली इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट एंड नेटवर्क स्टेटमेंट। सो ये जार्गन से मैं नहीं जाते हुए मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे होता है ये फाइनेंशियल कुंडली। चैट बॉक्स में डालिए, एक्सेल फाइल आपको प्रॉपरली दिख पा रही है क्या?
यस, ग्रेट। सो ये है नेट इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो मतलब आप एक्चुअल में लिखोगे एक्सेल फाइल में ऐसे ही, या फिर कागज पे, ये मेरे एक इन्वेस्टर की है, उनकी सैलरी इनकम कितना है, अलाउंस कितना है, डिविडेंड इनकम कितना आता है, एचआरए कितना आता है, रेंट कितना आता है, ये एक्चुअल में आप लिखोगे। आप ऐसा बोलेगे नहीं वो तो मेरे माइंड में होता है। ट्रस्ट मी, आप ये एक्सरसाइज, ये सेशन खत्म होने के बाद करके देखिए, कागज पे लिखिए आपका इनफ्लो कहाँ कहाँ से कितना होता है मंथली, और आउटफ्लो कहाँ कहाँ से होता है। ये मैंडेटरी है, पीपीएफ में कितना जाता है, एसआईपीस कितने हैं, मॉर्गेज लोन का ईएमआई कितना है, ये सब लिख दिया है उन्होंने। उसके बाद उनके जो भी खर्चे होते हैं घर के, नॉर्मल जो ग्रोसरी वगैरह के ऊपर, पर्सनल हेल्थ केयर के ऊपर, सो ये पकड़ के उनका टोटल इनकम है 1,22,000, 85,000 खर्चा है, नेट कैश फ्लो होता है 37,000 उनका। सो जब तक आपको आपका नेट कैश फ्लो नहीं पता, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लोगे, वो इमोशनल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब क्या इमोशनल? मतलब अरे ये शेयर में पैसा डाल, ये म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड डालता है, क्योंकि आपने सीएनबीसी पे किसी का रिकमेंडेशन सुन लिया, ये पॉलिसी खरीद ली है, बैंक ने वाले ने मुझे प्रपोज कर दिया। आपको पहले ये पता होना चाहिए आपका नेट कैश फ्लो कितना है। विदाउट नेट कैश फ्लो आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लोगे, पूरा आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, ऐसा ही मैं कहूंगा। सेकेंड चीज आपको करनी है नेटवर्थ स्टेटमेंट। नेटवर्थ स्टेटमेंट मतलब सिंपल होती है, एक साइड पे आपकी पूरी लायबिलिटी लिखोगे। सो इनके केस में इन्होंने क्रेडिट कार्ड है उनके पास, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब ईएमआई लिख दिए है। डेंटिस्ट के पास उन्होंने सीसी स्वाइप किया है तो उसको लिख दिया है। एजुकेशन लोन लिख दिया है। राइट हैंड साइड पे उन्होंने उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट लिख दी है, सेविंग एफडी में कितना है, आरडी कितना है, शेयर स्टॉक सब सब लिख दिया है, गोल्ड। और एंड में यहाँ पे इनको एक नेटवर्थ का नंबर मिला है, असेट माइनस लायबिलिटी, इनका पॉजिटिव नंबर है 10,86,000। ट्रस्ट मी, लास्ट 4 साढ़े 4 सालों से ये फील्ड में हूँ मैं, म्यूचुअल फंड के अराउंड 415 क्लाइंट्स है मेरे, 1000 से ज्यादा फैमिलीज का जो ये होता है, कैसा खर्चा करते हैं वो क्लोजली मैंने देखा है। 90% लोगों का ये जो नेटवर्थ होता है ना, ये निगेटिव होता है। उनका इनकम बहुत ज्यादा होगा, मंथली दोनों हस्बैंड वाइफ का मिला के अराउंड 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी होता है, लेकिन ये नेटवर्थ निगेटिव होता है। सो आपका नेटवर्थ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेटवर्थ क्यों निगेटिव होता है? 2 कार लोन होते हैं, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का होम लोन होता है, फिर सेकेंड होम खरीदा हुआ रहता है रेंट पे डालने के लिए, और कुछ बाहर घूमने गए रहते हैं उसका लोन रहता है, क्रेडिट कार्ड लोन लेता है, ये सब लोन पकड़ के नेटवर्थ निगेटिव, इनकम बहुत ज्यादा, नेटवर्थ निगेटिव। सो नेटवर्थ आपका निगेटिव है, आप फाइनेंशियली सफोकेट होने वाले हो। ये नेटवर्थ आपकी आदतें बताता है फाइनेंशियल लाइफ की, और आपका फ्यूचर भी बताएगा कि ये कैसा होने वाला है। सो नेटवर्थ एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छा फाइनेंशियल अबंडेंट लाइफ बनाना है, डेट फ्री लाइफ बनाना है तो। टिप नंबर 2, यहाँ पे एक आपको फोटो दिख रहा है, इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सो चैट बॉक्स में डालिए, आप में से कितने लोगों को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है ये पता है? एंड्रॉइड ब्लूरॉइड, या ऐसा नाम है उनका, मुझे पता नहीं नाम, आप डालिए तो मैं आपका नाम से पुकारूंगा। उन्होंने एक क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है, इफ आई टेक होम लोन फॉर लॉन्ग टेन्योरिटी एंड लो ईएमआई एंड डिवाइड द ईएमआई इनटू एसआईपी एंड ईएमआई and take top up on invest that money in real money like gold and land, then that would be good or bad? My name is Sanjay. Yes Sanjay ji, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको आपके क्वेश्चन का एकदम लॉजिकल आपको आंसर मिलेगा विद कैलकुलेटर आज के सेशन में, विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। सो आप बने रहिए, आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट लॉजिकल आंसर आपको मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है, उसके कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सो आप में से कितने लोगों को पता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। तब तक मैं आपको ये शेयर करता हूँ कैसे होता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। यस, सो चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको एक्सेल दिख रहा है प्रॉपरली। सो इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में
ब्लू कलर फील्ड आपको डेटा भरना है, ग्रीन कलर फील्ड में आपको डेटा एनालाइज करना है। इसमें आपको एग्जैक्टली डेट वाइज समझेगा आपका कितना ईएमआई है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल जा रहा है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट कितना है। सिंपल है लेकिन होना चाहिए एक्सेल में, कागज पे लेके कोई फायदा नहीं है। एक्सेल में क्यों होना चाहिए, मैं एग्जांपल देता हूँ हाइपोथेटिकल। मेरे ऊपर 1 करोड़ का लोन है, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले लिया था मैंने। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एचडीएफसी बैंक मुझे 8.25 का इंटरेस्ट दे रही थी, 20 साल का लोन था। 10 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुआ। सो 20 महीनों में मैं 2 करोड़ रुपया रिपे करने वाला हूँ, 2 करोड़ 4 लाख रुपया, आउट ऑफ विच 1 करोड़ 4 लाख रुपीज इज द इंटरेस्ट। अभी क्या होता है, लॉकडाउन के बाद आपको पता होगा सब इंटरेस्ट रेट कम हो गए। सो अभी एचडीएफसी बैंक ने मुझे प्रपोज किया कि मैं आपका इंटरेस्ट रेट घटा के 7.1 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। सो मैं खुश हो गया, क्योंकि जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट 1 करोड़ 4 लाख रुपीज जा रहा था, वहां पे 88 लाख हो गया। सो 16 लाख रुपए की बचत हो गई। सो मैं बहुत खुश हो गया। वही दिन मेरे एक ओल्ड स्कूलमेट का फोन आया, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक मैनेजर है। इधर उधर की बातें हुई और उसने मुझे पूछा डिटेल्स लोन के। सो मैंने डिटेल्स के डिटेल्स बता दिए और ये भी बता दिया कि एचडीएफसी बैंक ने 7.15 कर दिया। सो वो मुझे बोलता है, अरे तूने मेरे ब्रांच के ऊपर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया होता लोन, तो मैं तुझे 6.80 दे सकता हूँ। तो मैं पूछता हूँ, अरे और अच्छा हो जाएगा, रेंट का इंटरेस्ट का पैसा और बचेगा मेरा। सो क्या करना पड़ेगा? वो बोलता है, एक काम कर, 20,000 रुपए का चेक फाड़ दे, ट्रांसफर फीस। मेरा बंदा आएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है बता देगा, जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना, सबमिट कर, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। सो मैं बोलता हूँ, अरे वापस मुझे वो सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, वापस 20,000 रुपया देना पड़ेगा, तो मैं क्यों करूँ? और वो चीज मैं छोड़ देता हूँ। एक्चुअल में अगर मेरे पास ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता, तो यहाँ पे मैं 6.80 ट्रांसफर करता तो कितना पैसा मेरा बचता, ये मुझे एग्जैक्टली पता लगता। सो 7.15 पे मैं 88 लाख भरने वाला हूँ, 6.80 पे 83 लाख भरने वाला हूँ। सो मेरी 5.5 लाख रुपए बचने वाले हैं अगर मैं 20,000 रुपए की ट्रांसफर फीस भरता हूँ और थोड़ी सी मेहनत करता हूँ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। सो मुझे ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ये बताता है कि मेरा कैसा लोन मुझे सर्विस करना है। इंटरेस्ट रेट कम होता है, आप बार्गेन कर सकते हो आपके बैंक के साथ। 0.010% का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस भी आपको लाखों रुपए की बचत कर सकता है। इसके लिए आपके पास एक्सेल में होना जरूरी है। इसके और क्या फायदे हैं, विद इन 10-15 मिनट्स में आपको बताने वाला हूँ। सो अभी हम जाते हैं थर्ड टिप के ऊपर, डेट फ्री रहने के लिए। थर्ड टिप है, never compromise on buying a large health insurance policy. एक्सट्रीमली सैड मुझे चीज लगती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो वो टर्म प्लान के ऊपर, मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है, अभी क्रिकेट मैच चालू है तो उसमें एडवर्टाइज आता है पॉलिसी बाजार का, ये कंपेयर करो, ये सस्ता है, जो सस्ता वाला चुनो। सबसे पहली चीज, हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी सस्ता खरीदने मत जाइए। ये मेरी आपको सलाह है। ऐसा मान लीजिए, कुछ भी सस्ता नहीं होता है, सब इंक्लूडेड होती है प्राइस, तो कुछ ना कुछ कॉर्नर कटिंग होता है, इसलिए वो सस्ता होता है। सो कभी भी सस्ते के पीछे मत जाइए। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए 10 to 15 लाख का कवर, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपको, तो आपके सेविंग में से पैसा आने वाला है। सेविंग नहीं है, कर्जा बढ़ने वाला है। और आप सोचिए, कभी भी फैमिली में हमारे आपने के आजू बाजू में देखा होगा आपने कि जो भी कर्जे में है, होम लोन के बाद सबसे बड़ा कर्जा क्या होता है? कुछ हेल्थ क्लैमिटी होती है, इसके वजह से कर्जा उनके ऊपर रहता है। सो ऐसा नहीं होने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए। अभी सेकंड पॉइंट, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हमारा कॉर्पोरेट पॉलिसी है, 5 लाख का कवर है, 4 लाख का कवर है, सो मैं क्यों लूं? आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आज के टाइम की सबसे नेसेसिटी है, जैसे बोलते हैं ना बेसिक नीड्स, अन्न वस्त्र निवारा, फूड शेल्टर, वैसे हेल्थ इंश्योरेंस आज की नेसेसिटी है और कोरोना ने हम सबको दिखा दिया है। सो आपके पास आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, सबसे पहले आज ही वो खरीद लीजिए विदाउट फेल। और कैसे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जाता है?
उसके बारे में मेरा एक सेशन है अलग, वो अटेंड कर सकते हो। टिप नंबर 4, क्रिएट अ इमरजेंसी फंड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज। इसका मतलब क्या है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो भी मंथली खर्चा है, जो आपने टिप नंबर 1 इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट में, आउटफ्लो में आपको समझ में आ गया कि आपका मंथली खर्चा इतना है। सो 6 महीने का या फिर 1 साल का खर्चा आपके पास सेविंग अकाउंट में, लिक्विड फंड में, या फिर डेट म्यूचुअल फंड में, या फिर एफडी में होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप कभी हाथ नहीं लगाओगे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप जरा इंटरव्यू लीजिए। जो ट्रैवल टूरिज्म में जॉब करता था लॉकडाउन के पहले, जिसका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब था लॉकडाउन से पहले, उनको उनको आप उनसे आप बात कीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं था, कर्जा था, खर्चे थे, आज कितना बड़ा उनके ऊपर कर्जा हो चुका है। सो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आनी चाहिए, इसके लिए इमरजेंसी फंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज। टिप नंबर 5, ये टिप अगर आपने फॉलो कर ली ना लाइफ में, मैं आपको गारंटी देता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स के बाद आपको लाइफ में कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आपका जो एज जो भी है, ये टिप फॉलो कीजिए आप। 30-40-30 फॉर्मूला। First 30% of your monthly income should be invested for your future, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, आपका प्रॉपर असेट एलोकेशन करके लीजिए, और 30% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी इन्वेस्टेड फॉर योर फ्यूचर। 40% में आपका मंथली खर्चा होना चाहिए। बचा हुए 30% में आप सेल्फ अपग्रेडेशन कीजिए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए। लेकिन 30-40 अगर ये नहीं है, ये आया कहाँ से? मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूँ। ये आया है बहुत सारे फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों का फॉर्मेटिव ईयर्स में उन्होंने कैसा पैसा मैनेज किया है वो देख के आया है। सेकेंड चीज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके कैश फ्लो मतलब आपके बारे में ये अगर मैच नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द लोगों के बारे में ये मैच नहीं होता है, क्योंकि ये ईएमआई का ही 50-60-70-80% भी होता है, ये मैंने देखा है एक्चुअल में। सो ये ईएमआई ही बड़ा होता है। सो अगर आपका ईएमआई बड़ा है, इसका मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आपके फ्यूचर के साथ, आपके रिटायरमेंट के साथ, आपके बच्चों के एजुकेशन के साथ। सिर्फ आपको उसका रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन होगा जब भी आपके बच्चे 18 साल के होंगे, रियलाइजेशन होगा जब भी आप 60 साल के होंगे। सैडली एजुकेशन लोन मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। सो फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपका ईएमआई ज्यादा है 30% से आपके मंथली इनकम से, तो आप आपकी मंथली लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपके लाइफ में स्ट्रेस बढ़वा के ले रहे हो, क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे हो उतना उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। सो 30-40-30 में, मुझे पता है स्टार्ट ऑफ द करियर ये पॉसिबल नहीं होता है। एटलीस्ट आपके माइंड में रखिए ये मुझे करना है, और धीरे धीरे करते जाइए। तो आपका देखिए 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपका फाइनेंशियल लाइफ कितना अबंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन है। आप आपके अभी जिनका ये मंथली एक्सपेंडिचर 40% से ज्यादा है, वो उनका फाइनेंशियल एक्यूमन अच्छा नहीं है, उनको पैसा मैनेज करना आता नहीं है। सो वो सीखेंगे पैसा कैसा मैनेज करना होता है। 40% में अगर आप मंथली एक्सपेंडिचर करते हो, इसका मतलब आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो। टिप नंबर 6, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप करते हो फाइनेंशियल लाइफ में, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, ट्रेडिंग, जो भी करते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल कॉन्क्रीट प्लान लिखा हुआ एक्सेल में या फिर कागज पे नहीं है, आप ट्रस्ट मी, आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक आपको रिच नहीं बना सकता है, कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम आपको रिच नहीं बना सकती है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको रिच नहीं बना सकता है, जब तक आपके पास एग्जैक्टली पता नहीं हो कि रिटायरमेंट कौन से एज में मुझे चाहिए। फाइनेंशियल रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से एज में चाहिए, उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, जिसके वजह से मैं नेक्स्ट आने वाले 40 ईयर्स विदाउट इनकम रह सकता हूँ। वो पैसा जमा करने के लिए आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, ये जब तक कागज के ऊपर और एक्सेल शीट में लिखा हुआ नहीं है, ट्रस्ट मी, आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक या फिर कोई ब्यूटीफुल म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ भी नहीं कर सकती है। सो ये 6 टिप्स है आपको डेट फ्री होने के लिए और डेट फ्री रहने के लिए।
अभी तक का सेशन आप सबको कैसे लग रहा है? क्योंकि अभी हम आ रहे हैं लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द वेबिनार, जिसमें मैं आपको 5 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ होम लोन से बाहर आने के विद कैलकुलेटर। सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? यूजफुल लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल, डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। मुझे एक क्वेश्चन पूछा था संजय जी ने, शायद वो चले गए। ओके, सो 5 स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ विद कैलकुलेटर। मैं वापस ओपन करता हूँ एक्सेल शीट 5 स्ट्रेटजीज दिखाने के लिए। चैट बॉक्स में डालिए जरा, आपको एक्सेल फाइल दिख रही है प्रॉपरली? यस। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी नंबर 1, इंडिया में ऐसा कल्चर है, अगर आप जॉब करते हो तो यस संजय जी, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा अभी थोड़ी ही देर में। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 1 करोड़ का लोन है, 7% का इंटरेस्ट है, 20 इयर्स भरना है, 240 मंथ्स का टेन्योर है। ये एग्जांपल मैंने लिया है। 86 लाख टोटल इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 86 लाख टोटल टेन्योर में पैसा भरना है। अभी हम लेते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1, बता रहा हूँ आपको होम लोन में से जल्दी बाहर आने के लिए। जनरली अगर आप जॉब करते हो तो बोनस होता है, दिवाली बोनस होता है, जनरली इंडिया में ऐसा कल्चर है, या फिर ईयरली बोनस होता है अप्रैल के मंथ में, जो भी आईटी में जनरली जॉब करते हैं। एक्चुअल में आप 12 महीना काम करते हो, 12 ईएमआई भरते हो, लेकिन सैलरीज मिलते हैं आपको 13। आपको सिंपल एक ही काम करना है, अगर आपके पास बोनस का फैसिलिटी है कभी भी जो भी महीने में आता है, फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है आईटी में जॉब करता है, अप्रैल के मंथ में बोनस आता है, 77,529 इनका मंथली ईएमआई है। अगर 13th ईएमआई में वो बाकायदा जाके भरता है, अप्रैल के महीने में इनको आता है 77,529 रुपीज, ये 13वां ईएमआई भरता है हर साल अप्रैल में। तो आप देखिए 240 महीने का जो पेमेंट है वो 204 महीनों में खत्म हो जाएगा, और 88 लाख रुपीस का इंटरेस्ट भरना था, वो रिड्यूस हो जाएगा 70 लाख, और 15 लाख रुपए की बचत हो जाएगी, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है। 15 लाख रुपए आपके बचेंगे आपके बोनस में से, अगर आपने मंथली ईएमआई एक्स्ट्रा का भर दिया तो। ये आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो बोनस मिलता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो क्या करें? तो सेकेंड स्ट्रेटेजी, अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में जॉब करते हो, ग्रोइंग कंट्री में, तो हर साल किसी कोई ना कोई परसेंटेज से आपका सैलरी बढ़ता है। ये स्ट्रेटेजी में आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, जितने परसेंटेज में आपका सैलरी बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल ये बंदे का मंथली सैलरी है 2 लाख रुपीज, और नेक्स्ट ईयर बढ़ जाती है 10,000 रुपीज, मतलब 5% से। ईएमआई भी 5% से बढ़ा दीजिए, मतलब 77,000 का ईएमआई बढ़ के हो जाएगा अराउंड 80,000 रुपीज। 10,000 से सैलरी बढ़ी, 3,000 से ईएमआई बढ़वा दिया। ऐसा अगर इसने कर दिया तो आप देखिए 240 मंथ्स का होम लोन, 20 साल का होम लोन 151 मंथ, मतलब 12.5 सालों में खत्म हो जाएगा, और लाइफ के 7.5 साल बचेंगे, 28 लाख रुपीस की बचत हो जाएगी, सिंपल एक आइडिया से, जो कि इजीली पॉसिबल है, क्योंकि 10,000 से सैलरी बढ़ता है, 3,000 से ईएमआई बढ़ाना किसी को भी पॉसिबल है। 28 लाख रुपए की बचत होगी। अभी थर्ड टेक्निक, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो जॉब करते नहीं है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेस में है, तो हमें ना सैलरी है ना बोनस है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कोरोना से पहले जब भी मॉल्स खुले थे, अगर आप सिटीज में रहते हो तो, आप में से बहुत सारे लोग वीकेंड्स में फैमिली के साथ जाते थे। आप कम से कम खर्चा भी करो तो वीकेंड के लिए बाहर जाते हो तो 2,000 रुपए का खर्चा हो ही जाता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ 4 वीकेंड्स के बजाय सिर्फ 3 वीकेंड्स ही बाहर जाइए, एक वीकेंड कॉम्प्रोमाइज कीजिए, बचा हुआ 2,000 रुपया आप एक्स्ट्रा ईएमआई बाकायदा भर दीजिए बैंक में जाके। देखिए 18 लाख रुपए की बचत होगी, 240 मंथ्स का आपका होम लोन 183 मंथ्स में हो जाएगा खत्म। लाइफ के कितने साल आपके बचेंगे, या आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना पैसा बचेगा, यही पैसा आप इन्वेस्ट करके कितना ग्रो कर सकते हो, म्यूचुअल फंड या कहीं जो जहां पर भी इन्वेस्ट करके। फोर्थ स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी
आपको यूज करनी है जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। जैसे कोरोना से पहले इंटरेस्ट रेट था 8.5%, बहुत सारे लोगों का 8.25 वगैरह, वो रिड्यूस हुआ 7.6.80 वगैरह। सो उसके साथ बहुत सारे लोगों के ईएमआई भी कम हो गए। लेकिन अगर आपका इनकम अफेक्टेड नहीं है तो आप कभी भी ईएमआई कम मत करवा के लीजिए। मतलब ये बंदे का 85,000 का ईएमआई था, वो रिड्यूस हो गया 77,000 तक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया ऑलमोस्ट 1.5% से। तो बैंक को जाके बोलिए आप मेरा ईएमआई कभी भी नहीं कम करना है, ये ईएमआई कांस्टेंट रखिए। अगर ये बंदे ने ईएमआई कांस्टेंट रख दिया तो 16 लाख रुपए की बचत हो गई, 40 महीना बच गया लाइफ का। सो ये है, कभी भी आपको ईएमआई कम नहीं करवाना है इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो। और लास्ट 5th स्ट्रेटेजी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंगली, संजय जी आप देखिए, अगर आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए होम लोन की तो 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले, कभी भी आपको अगर आपने होम लोन ले लिया है तो होम लोन को रीपे करने मत जाइए। अगर आपने होम लोन लिया है तो, अगर नहीं लिया है तो मैं एडवाइस करूंगा मत लीजिए, लेकिन लिया है तो प्रीपे बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज, आपका जो भी ईएमआई है उसका 12% अमाउंट, 12.5% अमाउंट, मतलब 77,000 का 12% 9,500 होता है ऑलमोस्ट, आई गेस, यस 10% अमाउंट 9,500 का, मतलब जो भी ईएमआई है उसका 10% अमाउंट का आप एसआईपी कीजिए। सो 77,000 का 10% मोटा मोटी 9,500 होता है, ठीक है। उसका एसआईपी कीजिए। सो आप होम लोन लोगे है तो 20 साल तक कंटिन्यू कीजिए, और एसआईपी भी कंटिन्यू कीजिए 20 साल तक। इसके 3 फायदे होंगे। सबसे पहले, पहला फायदा, 20 इयर्स डाउन द लाइन आपने इंटरेस्ट भरा होगा 86 लाख, आपकी म्यूचुअल फंड की कॉर्पस वैल्यू बन गई होगी 94। इसको कम कर देते थोड़ा सा, यस, म्यूचुअल फंड की कॉर्पस वैल्यू भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट जितनी ही बड़ी बन गई होगी। सो आपका घर हो गया इंटरेस्ट फ्री। सेकेंड चीज, इसका बेनिफिट क्या है, 20 साल तक इसके ऊपर जो भी टैक्सेशन के बेनिफिट है वो आपको मिल गए। सो आपका टैक्सेशन का जो पैसा, टैक्स का जो पैसा बचा, वही अमाउंट से आपने एसआईपी किया, तो इंटरेस्ट फ्री घर, टैक्स का पैसा बचा। तीसरी चीज, लाइफ ये डायनामिक चीज है। 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे लोन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे रीपे कर देना है, तो आपके पास ये एसआईपी के वजह से अमाउंट होगी, जो अमाउंट भर के स्क्वायर ऑफ कर सकते हो आप होम लोन। सो ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है। सिर्फ इसका एक ही ध्यान में रखना, आपके पास जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो कि बहुत रेयरली होती है लोगों में। क्योंकि ये एसआईपी तो चालू कर देते हैं, 20 साल का लोन भी चालू कर देते हैं, 3-4 साल में के बाद कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है और एसआईपी अमाउंट निकाल देते हैं। फिर लोन तो आपको पे करना ही है, 20 साल तक इंटरेस्ट तो भरना ही है, सो इंटरेस्ट का पैसा आपका गया। सो पॉइंट ये है, डिसिप्लिन होगी, ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। सो चैट बॉक्स में डालिए आप में से कितने लोगों को ये 5 स्ट्रेटेजीज अच्छे लगे और आप ये स्ट्रेटेजीज यूज करने वाले हो। चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, फिर मैं आपको संजय जी के सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है अभी तक का सेशन, तो सिर्फ अभी मैं आपके लास्ट 5 to 7 मिनट्स लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ विद कैलकुलेटर। ग्रेट, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट वन अगेन? यस, तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वापिस एक बार। अभिनव जी, इज इट गुड टू प्रीपे होम लोन? यस, आपके क्वेश्चन का ही आंसर। अगर बहुत, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में बोलता हूँ, आप होम लोन रीपे कर रहे हो, ईएमआई चालू है, सडनली आपके पास बोनस आ जाता है, या फिर आपका कोई पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिल जाता है और आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। सो आप में से
कितने लोगों को ऐसा लगता है अगर आपके पास ये ऐसा एक्सेस पैसा आता है तो आपको होम लोन प्रीपे करना चाहिए? चैट बॉक्स में डालिए HL। अगर आपको लगता है नहीं ये एक्स्ट्रा पैसा आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो चैट बॉक्स में डालिए MF। फिर मैं आपको जवाब देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। अश्विनी जी कहा है MF, स्वाति जी ने कहा है MF, कुल दीपक जी ने कहा है होम लोन, इंद्रजीत ने कहा है होम लोन एट द बिगिनिंग। ओके ओके। सो जैसे मैंने एक जिक्र किया था, कभी भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो के लॉजिक उसमें होना चाहिए। लॉजिक आता है कैलकुलेटर से। सो मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाऊंगा, वो कैलकुलेटर यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो एट विच पॉइंट ऑफ टाइम प्रीपेमेंट करना चाहिए, मतलब होम लोन रीपे करना चाहिए, और कभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ब्लू कलर डेटा फीड करेंगे, 50 लाख का होम लोन है, 8.25% इंटरेस्ट रेट है, हाइपोथेटिकल में बता रहा हूँ। 20 इयर्स का होम लोन है, दिसंबर 2020 से चालू हुआ है, 42,000 का EMI है। ये बंदा मेरे पास आता है, इसके पास 1 लाख रुपीज है एक्स्ट्रा। कैसे आ जाता है, पूछता है कि होम लोन प्रीपे करूँ कि म्यूचुअल फंड में डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया है। ये बॉक्स में आपको करना क्या है, तो जैसे मैंने आपको कहा ब्लू कलर जहाँ पे भी दिखेगा आपको डेटा भरना है। सो आप चैट गूगल पे जाइए, करंट मार्केट कैप ऑफ इंडिया ऐसे टाइप कीजिए तो आपको एक नंबर मिलेगा, 3 लाख करोड़। करंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा 3 लाख करोड़ हो गया, तो सर 3 डाल दिया मैंने। करंट नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया जो कि अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास है। 1 सेक, एक मिनट। करंट, हाँ सर, करंट नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया, GDP ऑफ इंडिया ऐसा गूगल में टाइप कीजिए, आपको एक फिगर मिलेगा 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। सो मैंने डाल दिया 3। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 इयर्स। हर साल GDP ग्रोथ कितना होगा ऐसा आपको लगता है? आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के भी आप लिख सकते हो। मेरे ओपिनियन में लास्ट 20-25 ईयर्स में 6.5% का ग्रोथ हुआ है। सो 6.5% का ग्रोथ मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट 5 साल में नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में। सो 6.5, सो 7% मान लेते हैं। सो यहाँ पे नीचे एक नंबर आया है 2%। सो ये नंबर को और आपके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बिंदास जाके होम लोन प्रीपे कर दीजिए। सो करंटली अगर ये बंदा मेरे पास आता है, इसने होम लोन प्रीपे कर देना चाहिए। याद कीजिए 23 मार्च 2020 जब ये मार्केट फॉल हुआ था, 7,500 का निफ्टी हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन का फर्स्ट डे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये बंदा मेरे पास आता, सेम चीज में करता। करंट मार्केट कैप ऑफ इंडिया 1.45 ट्रिलियन डॉलर थी, सो मैंने डाल दिया 1.45। करंट नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया 2.72 ट्रिलियन डॉलर था। एक्सपेक्टेड ग्रोथ उतनी थी 7%। यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 5 इयर्स की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 15% इन द मार्केट। कंपेयर कीजिए EMI के साथ, इंटरेस्ट के साथ। अगर ये ज्यादा अमाउंट है, स्ट्रेट जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके पास जो भी अमाउंट है वो। सो ये बहुत ब्यूटीफुल कैलकुलेटर है जिससे आप एग्जैक्टली डिसीजन पे आ सकते हो, कभी आपको प्रीपे करना चाहिए, कभी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आप में से कितने लोगों को आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। फिर मैं आपको बताऊंगा ये चीजें सब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। अश्विनी जी ने कहा है इंटरेस्टिंग, करण जी ने कहा है इंटरेस्टिंग, स्वाति जी ने कहा इंटरेस्टिंग। यस यस इंद्रजीत जी। एट द बिगिनिंग अगर हम प्री पेमेंट कर दें तो एक्चुअली हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो कम होगा ना, तो उसका इंटरेस्ट जो बचेगा तो हम उसे म्यूचुअल फंड में डालें तो कैसा रहेगा? नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे समझेगा नहीं। आप प्रीपेमेंट कर दोगे तो मतलब पूरा लोन आप वेव ऑफ कर दो, खत्म कर दोगे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। हाँ कि मेरा अराउंड 30 lakhs का है,
हाँ तो उस पर 6.8% का इंटरेस्ट है 15 ईयर्स के लिए। हाँ तो मुझे ऑन एन एवरेज 17 लाख का इंटरेस्ट पड़ता है। करेक्ट। तो तो मैं मेरे पास अगर तो मैं उसे रीपेमेंट करके जो इंटरेस्ट बचेगा हाँ तो उतनी ही अमाउंट में म्यूचुअल फंड में डालूं तो। कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन होना चाहिए आप में, तो कर सकते हो, ये भी अच्छा स्ट्रेटेजी है। लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ, आपने जो कैलकुलेटर देखा ना उसमें आप देखिए म्यूचुअल फंड में आप लमसम पैसा डालने वाले, सो कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे डालोगे वो बहुत मैटर करता है। सो करंटली आप डालोगे तो नेक्स्ट 5 साल में उसमें ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो रादर मैं ये चीज करूंगा, मैं पूरा अगर मेरे पास आता है आज के दिन, आज ही के दिन, तो मैं 8.25% पे जो इंटरेस्ट पे जो लोन है उसको पे कर दूंगा, क्योंकि मेरा 8.25 बच रहा है। नेक्स्ट 5 साल की मेरे पास गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा रिटर्न आने वाला है, क्योंकि मार्केट एक एक्सपेंसिव जोन पे है, एक्सपेंसिव नहीं है, फेयरली वैल्यूड जोन पे है। सो वो कैलकुलेटर एग्जैक्टली आपको ये करके देगा, बैलेंस आउट करके देगा कि डिसीजन मेकिंग लेने के लिए हेल्प करेगा। सो मेरे ओपिनियन में वैसा करना चाहिए आपको, वो देख के। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। अभी ये चीजें इंद्रजीत जी, मुझे 5 मिनट दीजिए, फिर आप वापस क्वेश्चन पूछिए। मेरा यस पूरा सर, यू कैन खत्म, हाँ खत्म करके लेता हूँ, फिर आप मुझे पूछिए। सो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा एक वर्कशॉप है 3 आवर्स का, 16, 17, 18 अगस्त, मंडे ट्यूसडे वेनसडे 7 to 8 PM के बीच में। डे 1 पे क्या सीखेंगे हम, क्रिएटिंग अ राइट माइंडसेट ऑफ डेट फ्री लाइफ। सो ये जो आपने देखा फाइनेंशियल कुंडली, ये कैसे बनाना है, फिर आपको ये जो टेम्पलेट चाहिए था, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, तो ये मैं दूंगा ये वर्कशॉप के साथ, क्रिएटिंग अ राइट स्किल्स फॉर डेट फ्री लाइफ। ये जो 5 स्ट्रेटेजीज आपने सीखे उसका कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा, आपके लिए कौन सी सही है। बाइंग वर्सेस रेंटिंग का कैलकुलेटर आपको मिलेगा, और एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कैसे कौन सी प्रॉपर्टी सस्ती होती है वो फाइंड आउट करते। प्री पेमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मैं आपको दूंगा, जो आज का अभी आपने देखा लास्ट, वो कैलकुलेटर यूज करके आप मार्केट में, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है लमसम तो भी कर सकते हो, तो वो कैसे, उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। और क्रिएटिंग अ राइट एग्जीक्यूशन प्लान फॉर डेट फ्री लाइफ। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को रिट्स, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो रिट्स ये नया ऑप्शन है जिसमें बहुत कम रिस्क लेके आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। 3 थिंग्स यू शुड डू इट टू रिमेन डेट फ्री थ्रू आउट द लाइफ। ये 3 दिन का वर्कशॉप है, 1-1 घंटे का। सो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालिए यस। फिर मैं आपको इसका फीस बताऊंगा, नॉर्मल फीस। ऑफ कोर्स ये पेड वर्कशॉप है, नॉर्मल फीस बताऊंगा। फिर ये फीस के साथ आपको क्या क्या बोनसेस, 8 बोनसेस मिलेंगे टोटल, वो क्या क्या होंगे वो बताऊंगा। और एंड ऑफ द सेशन 15 मिनट्स का एक पीरियड रहेगा जिसमें मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो लिंक पे आप पे करते हो तो बहुत अच्छा डिस्काउंट रहेगा। सो आप में से कितने लोगों को ये वर्कशॉप अटेंड करना है, चैट बॉक्स में डालिए यस। फिर मैं आपको इसका फीस बताता हूँ। तो इसका नॉर्मल फीस है 2,999। एंड ऑफ द सेशन तक रुकोगे तो और डिस्काउंटेड मैं आपको बताऊंगा कितना है फीस। बोनस नंबर 1, ये वर्कशॉप 16, 17, 18 अगस्त 7 to 8 PM ये अटेंड करोगे आप। बोनस नंबर 2, अगर आप में इच्छा है कि अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए 45-50 में, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है और क्यों, उसका लॉजिकल आपको ये 4 घंटे के सेशन में मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, वेरियस ऑप्शंस मैं बताऊंगा विद प्रॉपर डेटा। 30 अगस्त, 31 अगस्त एंड 1 सितंबर 7 to 8 PM के बीच में। वर्कशॉप का नाम है, सॉरी, वर्कशॉप का नाम है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान। बोनस नंबर 3, द बिलियनियर प्लेबुक। आपको फाइनेंशियल लाइफ अबंडेंट बनाना है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जो रिच लोग होते हैं उनकी सोच अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, पहली चीज क्या सोचते हो, अगर आप सोचते हो रिटर्न्स, तो सैडली मुझे कहना पड़ेगा कि आप रॉन्ग ट्रैक पे हो।
रिच लोग जो होते हैं वो सबसे पहले उनके माइंड में आता है जो चीज में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ उसका वैल्यूएशंस कितना सस्ता है, कितने मेरे फेवर में है। अगर वैल्यूएशंस मुझे समझ में नहीं आता है तो वैल्यूएशंस कैसे करते हैं वो मैं सीखूंगा। अगर मुझे फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं एडवाइजर की सलाह लूंगा। ये रिच लोगों का माइंडसेट होता है। सेकंड चीज माइंड में आती है उनके कि जो असेट मैं लेने वाला हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो होल्ड करने की। जैसे रियल इस्टेट 15 साल आपने होल्ड किया, उसकी कॉस्ट है। यस बैंक का शेयर अगर आपके पास है उसकी कॉस्ट है, वो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड चीज टैक्सेशन का इम्पैक्ट कैसे होगा। जनरली फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा टैक्सेशन का इम्पैक्ट होता है रिटर्न्स के ऊपर, जिसके बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ है जिसने भी कल आईपीओज में इन्वेस्ट किया है, एक्सेलारो करके एक टाइल्स नाम की कंपनी था, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने क्या सोचा है अगर वो शेयर आपको मिलता है तो वो खरीदने वाला कोई भी होगा जब भी बेचना है तभी। लिक्विडिटी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। सो ऐसी सोच होती है। सो ये 3 वर्कशॉप आपको मिलेंगे। बोनस नंबर 4, आज जो भी कैलकुलेटर्स आपने देखे वैसे ही वर्कशीट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे इसके साथ, सेम फीस के साथ। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन मंथली होता है मेरा, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स इजी लैंग्वेज में बताता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट कर सकते हो वो समझ के। क्योंकि आपने देखा होगा आजू बाजू में दुकानें बंद है, लॉकडाउन है, फिर भी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी शेयर मार्केट गिरेगा, बहुत सारे लोग रुके हुए। तो एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है ये आपको ऐसे सब सेशंस में समझेगा। मंथली वंस होगा, 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो एवरी मंथ 2999 में। बोनस नंबर 6, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज। अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग वे ऑफ इन्वेस्टिंग होते हैं, इसके बारे में क्वार्टरली एक बाहर से कोई बंदा आएगा नॉलेजेबल, वो सेशन लेगा। बोनस नंबर 7, एक ग्रुप है अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल, फेसबुक का क्लोज ग्रुप है। इसमें मैं ऐसे यूनिक आइडियाज डालता हूँ जो सीएनबीसी पे या फिर इकोनॉमिक टाइम्स में आपको शायद 2-3 साल के बाद सॉरी मिले। सो ये यूनिक आइडियाज आप ये फेसबुक ग्रुप आपका मेंबरशिप आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा। और बोनस नंबर 8, आपको आज के टाइम पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट वॉच हम यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी देखते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्या हम स्मार्ट इन्वेस्टर है कि 2010-2015 की तरह ही हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर सीरीज होती है हर महीने में एक बार, जिसमें मेरा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपग्रेडेड नॉलेज आपके पास हो। सो टोटल इसका 2999 फी है, इसकी वैल्यू है 26,000 रुपीज एक्चुअल वैल्यू, लेकिन फीस है 2999। सो आप में से कितने लोग अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल जो वन सेक अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबरशिप लेना चाहता है, जिसमें वन सेक जिसमें आपको ये 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स, फेसबुक ग्रुप का मेंबरशिप 1 ईयर के लिए, मार्केट आउटलुक सेशन 12 सेशंस, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज 4 सेशंस और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज 12 सेशन। इसका पार्ट बनना चाहता है चैट बॉक्स में डालिए यस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको एक लिंक देता हूँ, वो लिंक पे आपको एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे कर के आप ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप ले सकते हो। सो मैं लिंक डाल देता हूँ। सो ये पेमेंट लिंक है और नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर आपको अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप लेना है, जिसमें आप 3 वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो जो कि एवरी 15 डेज होते हैं। टूल किट्स आपको डाउनलोड करने मिलेंगे, फेसबुक का मेंबरशिप मिलेगा 1 ईयर का, फेसबुक ग्रुप का, मार्केट आउटलुक सेशन 12 सेशंस होंगे एवरी मंथ वंस, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज क्वार्टरली वंस मतलब 4 अटेंड करने मिलेंगे, और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज एवरी मंथ वंस होगा। और जो भी ये पहले हो चुके मतलब नवंबर 2020 से है ये। सो इसमें फेसबुक के ग्रुप में आप जैसे ही ऐड हो जाते हो पहले के सेशंस भी आप देख सकते हो, पूरे रिकॉर्डेड वीडियो वहां पे डाले हुए। सो अगर आपको इसका मेंबरशिप नेक्स्ट 15 मिनट्स में लेना है तो सिर्फ 1999 आपको भरना है।
ना 3000 ना 26,000, 1999 में। और ये मेरा पर्सनल गारंटी है, 1999 में आपको जो चीजें नॉलेज आपको मिलने वाला है, ट्रस्ट में आपका बहुत ज्यादा पैसा बचेगा और आप एक बड़ा लीप लोगे आपके फाइनेंशियल लाइफ के अबंडेंस के लिए। इतना मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। टोटल 121 मेंबर्स है ऑलरेडी इसके, आप भी बन सकते हो। ये कम्युनिटी को आगे बढ़ा के बहुत बड़ा लेके जाना है मुझे। करंटली ये बहुत छोटी कम्युनिटी है, धीरे धीरे बढ़ानी है। सो अगर आपको इसका मेंबरशिप लेना है तो 1999 इसका फीस है। सो अगर आप फीस भरते हो तो आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपके व्हाट्सएप पे लिंक्स आ जाएंगे फेसबुक ग्रुप के, नॉट लाइफ टाइम मेंबरशिप, 1 ईयर मेंबरशिप। मैं मेरा पर्सनल नंबर भी देता हूँ, ये नंबर सेव कीजिए अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो, क्योंकि मेरे जो भी अपडेट्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट थ्रू आते हैं। सो आपके मोबाइल में ये नंबर सेव्ड होगा तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के मैसेजेस आ जाएंगे, तो उसके लिए ये नंबर सेव कर लीजिए। अभी आपके क्वेश्चंस पूछिए। 1999 इज इट ऑनलाइन कोर्स ओनली? यस, लाइव सेशंस होंगे, मतलब आज जैसे आप मुझे सुन रहे हो लाइव, वैसे ही ये 3 वर्कशॉप्स होंगे। ये एवरी 15 डेज होते रहते हैं। सो लास्ट वीक में ये द बिलियनियर प्लेबुक का वर्कशॉप हो चुका है। सो वापिस ये 45 डेज के बाद होगा। ये आने वाले नेक्स्ट वीक में 16 अगस्त को ये सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ है। सो एवरी वर्कशॉप एवरी 15 डेज होते रहता है। सो हो सकता है आप अटेंड कर सकते हो। प्रीवियस सेशंस जो भी है वो ये फेसबुक ग्रुप में आप देख सकते हो। टूल किट्स मिलेंगे, आउटलुक सेशन मंथली वंस, नॉलेज सीरीज क्वार्टरली वंस और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज मंथली वंस होता है। सो एक क्वेश्चन है, इफ एलिजिबिलिटी कम्स टू टेक a good amount of home loan, then take that and take property in good location in the city and take top up and purchase land in the outskirts and hold the property for 2-4 years and sell the property with increased value of the property, then land would be free of cost. Is it good for bad? संजय जी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। रियल इस्टेट में आपको जो भी आपने बोला है वो आप फॉर्चून बनाने की बात कर रहे हो। अगर रियल इस्टेट में आपको फॉर्चून बनाना है, 3 चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स के ऊपर आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको नंबर्स नहीं समझते, आपको नंबर्स के ऊपर प्यार नहीं है, आप रियल इस्टेट में फॉर्चून नहीं बना सकते हो। ये मेरे से आप लिख लीजिए, नंबर्स के ऊपर प्रति प्यार होना चाहिए, नंबर समझने चाहिए। सेकेंड चीज, लिवरेजिंग आपको क्या होता है, लेवरेजिंग क्या होता है ये समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लेवरेजिंग क्या होता है। मान लेते हैं मैंने मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे पास समझ लीजिए 40 लाख रुपीस है कैश में। मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, लोन पे प्रॉपर्टी खरीद ली 2 करोड़ रुपए की। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्ट हो गई, वो 2 करोड़ की वैल्यू 2 साल के बाद हो गई 3 करोड़ रुपया, और सडनली मैंने 3 करोड़ में बेच दी वही टाइम पे 2 साल के बाद। सो मेरा कैपिटल लग गया 40 लाख रुपीस का, और जो भी EMI मैंने भरे उसका इंटरेस्ट जो भी भरा, मान लीजिए 10 लाख का इंटरेस्ट भरा 2 साल में, मैंने 50 लाख रुपए का कैपिटल लगा के 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया मुझे 2 साल में। सो कितने परसेंट के रिटर्न्स हुए? एक्सट्रीमली जबरदस्त रिटर्न्स हुए। लेकिन ये लिवरेजिंग करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए। और तीसरा चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपके पास जबरदस्त नेटवर्क होना चाहिए। जैसे ही ये 2 साल में आप सोचोगे कि अभी प्रॉपर्टी बेच देना चाहिए, आपके पास आपको मिलना भी तो चाहिए कोई। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, एक्चुअल रियल एग्जांपल है ये। रत्नागिरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां से आया था। 10th पढ़ा हुआ बंदा है, मराठी, ऐसा 10th का पढ़ा हुआ। मुंबई में आया 1995 में, 7 इयर्स तक जॉब किया रियल इस्टेट ब्रोकर के पास, और 2002 में खुद का ब्रोकरशिप चालू कर दिया। मुझे ब्रोकर मतलब जो बेचते हैं घर और रेंट पे रखते हैं, फिर उसमें ब्रोकरेज लेते हैं, वैसे चालू किया 2002 में। आज वो इतना रिच है, 10th पास, मराठी मतलब इंग्लिश आता भी नहीं होगा उसको, इतना रिच है बंदा क्योंकि उसके पास जबरदस्त कॉन्टैक्ट है। क्या काम करता है वो? कैश है उनके पास बहुत ज्यादा। तो जो भी बंदे अटके रहते हैं रियल इस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी और पैसे की जरूरत होती है, उनको सीधा कैश दे देता है पूरा। मतलब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है की वैल्यू है, जो बंदा अटका है तो 80-90 में बेचना पड़ता है, सो 80 लाख पूरा कैश में दे देगा। और जैसे ही दे देगा खुद के नाम में हो जाएगा,
विद इन 1 और 2 मंथ्स वो बेच देगा, क्योंकि उसके पास इतना नेटवर्क जबरदस्त है। बायर्स तो खड़े ही है, बायर को बेच देगा 1 करोड़ में, 20 लाख रुपए का फायदा हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा अगर आपके पास है तो ही रियल एस्टेट में फॉर्च्यून बनता है। अगर आप आईटी में जॉब करते हो, बैंक में जॉब करते हो और आपकी सोच है कि मैं रहूंगा मुंबई में, खरीदूंगा पुणे में, वहां पे किसी को रेंट में बंदे को रखूंगा, या फिर आपकी सोच है नवी मुंबई में एयरपोर्ट होने वाला है, सो एयरपोर्ट के आजू बाजू में मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और वहां का रेट बच जाएगा, फिर बेचूंगा, फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुंबई, नवी मुंबई में एयरपोर्ट होने वाला हो, ये 15 साल से मैं सुन रहा हूँ। आप पूछिए, अगर आपके कांटेक्ट में कोई है, किसी ने अगर प्रॉपर्टी लिया हुआ है उसके आजू बाजू में, नवी मुंबई एयरपोर्ट के आजू बाजू में, आज हाल क्या है आप पूछ लेना। पुणे में जिन्होंने भी प्रॉपर्टी लिया था, फॉर आईटी इंडस्ट्री बहुत है, सो रेंटल इनकम बहुत मिलता है। आप पूछिए जिन्होंने भी पुणे में प्रॉपर्टी लिया है आज क्या हाल है। सो ऐसा नहीं होता है रियल एस्टेट फॉर्च्यून के बारे में। सो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर मैंने कुछ अग्रेसिवली बात की होगी तो आप पर्सनली मत लेना। कैन यू एक्सप्रेस लास्ट वन अगेन, होम लोन? हाँ यस, अभिनव जी आपका क्वेश्चन था। एक्सेल में लेके चलता हूँ आपको। यस, यस, आई होप आपको एक्सेल दिख रहा है। और स्वाति जी ने पेमेंट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। विद इन 15 मिनट्स आपको लिंक आ जाएगा फेसबुक ग्रुप का। आप मेरा नंबर भी ऐड कर दीजिए। सो अभिनव जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। लास्ट स्ट्रेटेजी, आपका जो भी ईएमआई अमाउंट है उसका 10% अमाउंट का एसआईपी करना है। 2 चीजें करनी है, कभी भी आपको होम लोन प्रीपे नहीं करना है, पूरा 20 साल होम लोन चलाओगे आप। सेकेंड चीज, जो भी ईएमआई है उसका 10% ऑफ द अमाउंट का एसआईपी करोगे फॉर 20 ईयर्स। ईएमआई चलाओगे 20 ईयर्स, एसआईपी करोगे 20 ईयर्स। अभी आप बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इजीली पॉसिबल है। जो बंदा 77,000 का ईएमआई भरता है उसका सैलरी 2 लाख से कम नहीं है, तो ही बैंक उसको इतना बड़ा ईएमआई देगी। तो उसमें 8,500 का एसआईपी 2 लाख रुपए कमाने वाला आराम से कर सकता है। इसका फायदा क्या है? 3 फायदे। पहला फायदा, 20 साल में होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट भरेगा बंदा 86 लाख का टोटल, और म्यूचुअल फंड का कॉर्पस हो जाएगा उतना ही। सो आपका घर पूरा हो गया इंटरेस्ट फ्री। बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, 20 साल तक होम लोन के ऊपर आपने टैक्सेशन बेनिफिट लिया है। होम लोन के पेमेंट के ऊपर जो टैक्सेशन बेनिफिट है वो नॉर्मल केसेस में कहीं पे भी नहीं है। सो टैक्स का बेनिफिट लिया आपने, सेकेंड फायदा। थर्ड फायदा, जो भी टैक्स का बेनिफिट आपने लिया है वही तो आपने एसआईपी में पैसा डाला है, तो आपने एक्स्ट्रा सच कुछ पैसा डाला ही नहीं है। और चौथा बेनिफिट इसका है, अगर 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको ऐसे लगता है कि नहीं अभी मुझे होम लोन प्रीपे कर देना है, खत्म कर देना है, लोन नहीं चाहिए, अभी एंजॉय करूंगा लाइफ, तो ये एसआईपी का कॉर्पस भी तो रहेगा 10 साल के बाद। वो उठाइए, जो भी आउटस्टैंडिंग है भर दीजिए, खत्म कर दीजिए लोन। चॉइस आपके पास है, लोन चलाना है कि प्रीपे कर देना है। आई होप आपको ये एक्सप्लेन हुआ रहेगा ये प्रॉपरली, अभिनव जी। यस, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। यस, थैंक्स। कैन यू एक्सप्लेन हो और दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी? ओके। टूलकिट इफ नीडेड changes after 1 year, will we get that updated? Yes, अभी जो टूल किट्स है उसमें रिटायरमेंट कैलकुलेटर भी मैंने अपडेट हुआ वैसे डाला है। अभी एक आईआरआर कैलकुलेटर में डालने वाला हूँ। एक हमारा टॉपिक है कम्युनिटी में, वो आप कम्युनिटी मेंबर बन जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे लोग एलआईसी में, एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ पहले बोलता हूँ, एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या ऐसे करना चाहिए? उसके लिए कैलकुलेटर है आईआरआर कैलकुलेटर, उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एलआईसी पॉलिसी सरेंडर करके म्यूचुअल फंड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो अभी अपडेट आएगा, सो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब टूल किट्स फेसबुक ग्रुप में डाले हुए हैं, जो क्लोज ग्रुप है ये वाला अल्ट्रा हैप्पी रिच का। जैसे मेंबर बनते हैं उसमें ऐड करूंगा, आप यूनिट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो।
उसके बाद क्या क्वेश्चन है? और कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो आप। इंद्रजीत जी है क्या अभी की गए? आपको कुछ क्वेश्चन था, आपने पूछा था। जी नहीं, वो क्लियर हो गया आप नहीं कर। या ओके, थैंक यू यस थैंक यू। सो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आज का सेशन खत्म करते हैं। और एक्सट्रीमली थैंक यू वेरी मच, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे पेशेंटली सुना इसके लिए। और जो लोग भी ये कम्युनिटी के मेंबर बने हैं, will you post this link in WhatsApp? Which link, लॉयड जी? रिकॉर्डिंग कल इसका रिपीट सेशन है, मतलब वापस लाइव सेशन होगा 11 बजे। चाहिए तो आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, या फिर मंडे को आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। पेमेंट लिंक आप मैं नंबर देता हूँ, ये नंबर पे मुझे पिंग कीजिए। पेमेंट लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे लिंक में भी डाले हैं, देखिए आपको पेमेंट लिंक। ये स्वाति जी, आपको विद इन 15 मिनट्स आ जाएगा पिंग मेरे यहाँ से, मेरे नंबर से, ये जो मैंने नंबर डाला है। लॉयड जी मैंने आपको ये दे दिया है लिंक चैट बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो मुझे टाइम दिया इसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आप हैप्पी रिच ग्रुप के व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर बन चुके हो, उसको बने रहिए, क्योंकि और इंटरेस्टिंग वेबिनार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर ऐसे ओपन फॉर ऑल सेशंस होते रहेंगे। और जो भी इनवाइट मैं भेजता हूँ वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजिए, सो दैट ऐसे सेशंस वो भी अटेंड कर सकते हैं। और वो जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वो मार्केटिंग का ग्रुप नहीं है, वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे आपको आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन खत्म हुआ, इस ऐसे में अनाउंस करता हूँ और आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू साथी जी, थैंक यू लॉयड जी, थैंक यू कुलदीपक जी, एंड थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू।